नमस्कार, मैं रोशन हूँ और आज फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। आज थोड़ा सा विलंब हो गया है कुछ तकनीकी कारणों से, लेकिन 3 अप्रैल का प्रोग्राम है। आज तकनीकी तौर पे 4 अप्रैल हो गए, लेकिन सिर्फ 3 अप्रैल का ही माना जाए। तो आज का जो प्रोग्राम करने का मुख्य मकसद है कि हमारी राज्यसभा को आज हमारी राज्यसभा की वर्षगांठ है। लगभग 70 साल हमारी राज्यसभा को हुए हैं, जो हमारी उच्च सदन है। तो उसके बारे में थोड़ी सी लंबी चर्चा की जाए, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताई जाए। दरअसल जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम कह सकते हैं, वो अंग्रेज़ों के ज़माने से ही शुरू हो गया था। और ये 1919 में हाउस ऑफ स्टेट से शुरू हुआ। और इसको जब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इस देश का शासन चला गया था, तो वो लोग गवर्नर जनरल और उसके साथ 6 लोग उसके काउंसिल में होते थे। वो इस देश का राज करते थे। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई, तो तब फिर ब्रिटिश साम्राज्य ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का राज सीधे अपने हाथों में ले लिया था। और तभी काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट शुरू हुआ था। और उसके हिसाब से जो हिंदुस्तान का वाइसराय था, उसके साथ 6 काउंसिल मेंबर होते थे। वो भी गवर्नमेंट के होते थे, गवर्नमेंट नॉमिनी होते थे। उसके बाद धीरे धीरे इसमें से जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती रही और हिंदुस्तानी लोगों की तरफ से डिमांड होती गई, तो फिर नॉन गवर्नमेंटल मेंबर भी जुड़ते गए। तो 1863 से 18 के बाद से नॉन गवर्नमेंटल मेंबर बढ़ते गए। तो जो जो 6 लोगों के काउंसिल थी, वो बढ़ के 12 लोगों की हुई, फिर 24 लोगों की हुई। और 1892 में जाके ये इनकी संख्या लगभग लगभग 35 के आसपास हो गई थी। तो इसको जो हिंदुस्तान के लोगों ने, जो उसमें चूंकि आज़ादी की लड़ाई भी चल रही थी, तो अंग्रेज़ों से डिमांड की कि इसकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। तो एक कमेटी बैठाई थी अंग्रेज़ों ने। और उस कमेटी की रिकमेंडेशन पे 1919 में हाउस ऑफ स्टेट्स की स्थापना हुई। और वो उसके बाद से जो हमारे देश में आज़ादी के बाद जो पहले राज्यसभा का गठन हुआ, वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ। उसके पहले से अभी हम थोड़ी देर बाद उसकी चर्चा करेंगे। और जो राज्यसभा नाम है, उसका राज्यसभा का जो नाम पड़ा, वो 23 अगस्त 1954 को पड़ा। उससे पहले तक हाउस ऑफ स्टेट्स ही इसका नाम था। और जो चूंकि चुनाव परिणाम 3 अप्रैल 1952 को आए थे, तो इसलिए हम इसकी जो वर्षगांठ मनाते हैं, वो 3 अप्रैल को ही मनाते हैं। तो हालांकि अलबत्ता इसकी जो पहली बैठक हुई थी, वो 13 मई 1952 को हुई थी। ये जो हाउस ऑफ काउंसिल है, ये जैसे मैंने बताया कि 2 लोगों की कमेटी बैठी थी। और उसमें जो दिल्ली में जब इसकी पहली मीटिंग हुई थी, तो ये मेटकॉफ हाउस में हुई थी। जो दिल्ली विधानसभा है, उसके पास में एक मेटकॉफ हाउस है। तो ये वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। और कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 का, उसने वही काउंसिल जो 1919 से बनी थी, उसी को रखा, लेकिन संख्या बढ़ा दिया। तो पहले जो इसकी संख्या थी, वो लगभग 135 थी। पहले 60 थी, फिर बढ़ के 135 हुई। और 1935 में जाके ये 60 लोगों की मेंबर हो गई, जिसमें से 156 राज्यों से आते थे और 104 प्रिंसली स्टेट से आते थे। और तो कुल मिला के ये 1946 तक ये सिलसिला जारी रहा। 1949 में जब हमारा देश आज़ादी के बाद से जब राज्यसभा के गठन की बात हुई, तो उस समय ये तय किया गया कि 217 सदस्यों की संख्या होगी। 217 में से 205 चुन के आएंगे। और 12 लोग नॉमिनेटेड होंगे, जो प्रेसिडेंट के तरफ से नॉमिनेट होंगे। तो उसमें भी इन्होंने कैटेगरी बनाई थी। कैटेगरी बी स्टेट, कैटेगरी सी स्टेट, कैटेगरी ए बी और सी स्टेट, तीन तीन के हिसाब से बनाई थी। तो 3 स्टेट कौन से थे? ए स्टेट में वो थे जो प्रिंसली, जो फुल स्टेट थे, फुल स्टेट रूट, वो स्टेट जो अंग्रेजों के पास थे।
दूसरे जो पार्ट बी वाले जो स्टेट थे वो वो स्टेट थे जो निजाम के पास थे, या कह सकते हैं कि जो अंग्रेजों के की सहमति से चल रहे थे। मतलब कि वो नाम के लिए उनके पास थे, अंग्रेज उनको पेंशन देते थे। और जो पार्ट सी था वो छोटे राज्य थे, जो जिनके जिनका एरिया बहुत छोटा था, जैसे अजमेर का रजवाड़ा था, ऐसे ही भोपाल का, बिलासपुर का, जो छोटे छोटे थे, लेकिन वो भी अंग्रेज को ही अपना वो मानते थे। तो इस तरह से टोटल जो इनकी संख्या थी वो ग्रुप ए स्टेट्स की 145 और ग्रुप बी वालों की 53, और जो सी वाले थे जो छोटे छोटे थे उनकी केवल 7 थी। तो ये संख्या अंग्रेजों के हिसाब से उस जमाने के जो आज़ादी से पहले की व्यवस्था थी, उसी में ही आज़ादी के बाद इनकी संख्या केवल बढ़ाई गई। तो ये 205 कर दी गई थी, 205 प्लस 12, तो 217 हो गई। और इसमें उसके बाद से जैसे हमारे देश में जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1956 में, उसके हिसाब से आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, और उसके हिसाब से फिर उसमें संख्या में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी आई। तो उस हिसाब से हम देखें तो ये जो संख्या 217 थी वो फिर 260 में बढ़ के 224 हो गई, और फिर 264 में जाके फिर जब इसमें नागालैंड वगैरह जुड़ गया तो फिर 226 हो गई। और फिर उसके बाद 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन बिल बना, मतलब कि पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश अलग हुए, तो फिर इनकी संख्या बढ़ी और ये 228 हो गई। और फिर 1972 में फिर इसमें से जो अरुणाचल बना, मिजोरम बना, मेघालय बना, अलग अलग जो स्टेट्स बने नॉर्थ ईस्ट के, फिर उनकी संख्या बढ़ा के 231 की गई। और फिर 1976 में जो फिर इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ और उनकी संख्या बढ़ा के 232 कर दी गई। और 1987 में जब गोवा अलग राज्य बना तो फिर इसकी संख्या बढ़ी और 233 हो गई। अब ये जो संख्या 233 है जो 1937 में बनी थी वो आज भी कायम है। और इसमें से जो हम इसका वो करें क्लासिफिकेशन करें कि 233 प्लस 12 लोग जो नॉमिनेटेड थे, वो व्यवस्था आज भी चली आ रही है। तो वैसे हम टोटल इसको 250 कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे स्ट्रेंथ 255 है, यानी 233 इसमें निर्वाचन होता है और 12 लोगों का नॉमिनेशन होता है। तो उनकी राज्यों के हिसाब से भी हमें थोड़ा चर्चा कर देनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में 18 राज्यसभा सदस्यों की सीट है, अरुणाचल की 1 है, असम की 7 हैं, बिहार की 16 हैं, छत्तीसगढ़ में 5 हैं, और उसके बाद आपके गोवा की 1 है, गुजरात में 11 हैं, हरियाणा में 5 हैं, हिमाचल में 3 हैं, जम्मू कश्मीर में 4 हैं, कर्नाटक में 6 हैं, झारखंड में 6 हैं, कर्नाटक में 12 हैं, केरल में 9 हैं, मध्य प्रदेश में 11 हैं, महाराष्ट्र में 19 हैं, मणिपुर में 1, मेघालय में 1, नागालैंड में 1, उड़ीसा में 10, पंजाब में 7, राजस्थान में 10, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 18, त्रिपुरा में 1, उत्तराखंड में 3, उत्तर प्रदेश में 31, वेस्ट बंगाल में 16, उसके बाद दिल्ली में 3 और पुडुचेरी में 1। कुल मिला के 233 सीटें हैं। इन 233 सीटों के लिए चुनाव होता है। तो अब इसमें थोड़ा सा हम आज की हम बात देख लें। तो आज जो ये 233 नंबर है, इन 233 में से सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, जिसके 95 मेंबर्स हैं। और जो कांग्रेस एक जमाने में नंबर 1 हुआ करती थी, आज उसकी संख्या घट गई, केवल 37 रह गई है। तो ये वर्तमान है इसका परिदृश्य है। और इसका चुनाव के बारे में बात कर लें तो जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनके लिए 30 साल की उम्र चाहिए, लोकसभा के सदस्य के लिए 25 चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 चाहिए। और इनका जो चयन होता है वो विधानसभाएं करती हैं, यानी जो विधानसभा सदस्य होता है वो अपने जो
डिमार्केशन है, जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करें, वहाँ 31 सीटें हैं, तो उन 31 सीटों का चयन उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्य करेंगे। तो वहाँ कितनी विधानसभा हैं उनका कैलकुलेशन करते हैं कि एक विधानसभा के सदस्य का वोट का वेटेज कितना होगा, उस हिसाब से चुनाव होते हैं और फिर सदस्यों को भेजते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा उनका चुनाव होता है और उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। तो और इसकी थोड़ा सा हम शक्तियों की भी बात कर लें, तो राज्यसभा की शक्तियाँ, क्योंकि ये इसकी जो व्यवस्था की गई है, ये अंग्रेजों के ज़माने से ही की गई है कि ये सतत प्रक्रिया होगी, मतलब राज्यसभा कभी खत्म नहीं होगी। इसके सदस्य हर 2 साल में रिटायर होंगे, 2/3 सदस्य। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ और 1952 में पहली राज्यसभा बनी, तो उसमें कहा गया कि 1/3 करके इसको 3 चरणों में लोग रिटायर होंगे। तो 233 सदस्यों में से 1954 में 1/3 लोगों को रिटायर होना था, फिर 1956 में 1/3 लोगों को रिटायर होना था, फिर 1960 में जाके। तो फिर ये प्रक्रिया ऐसी हो गई कि हर सदस्य को 6 साल का कार्यकाल मिलने लग गया, क्योंकि 2-2 साल की जो सर्किल थी उस हिसाब से लोग उनका चयन होने लग गया। और आज भी वही व्यवस्था चली आ रही है। उसका कारण क्या है कि अगर लोकसभा भंग होती है, कई बार ऐसा होता है कि लोकसभा भंग हो गई, और जैसे कि 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तो उसमें लोकसभा को सस्पेंड कर दिया था और राज्यसभा में सारे काम होते थे, राज्यसभा में बजट पास होता था। तो ये राज्यसभा की व्यवस्था इसलिए की गई है कि जब लोकसभा भंग हो, लोकसभा काम न कर रही हो या किसी कारण से इमरजेंसी में उसको भंग कर दिया गया हो, तो तब राज्यसभा में ही सारे काम होंगे, वहीं से बिल होंगे, वहीं से बजट होगा, वहीं कानून बनेंगे, सब कुछ राज्यसभा में ही होगा। लेकिन अगर हम सामान्य स्थिति हो, तो राज्यसभा में सिर्फ एक चीज को छोड़ के, मनी बिल को छोड़ के, बाकी सारे कानून पास करना राज्यसभा में भी मैंडेटरी होता है। लेकिन मनी बिल में चूंकि लोकसभा को अधिकार होता है मनी बिल पास करने का, तो वो राज्यसभा को जब भेजते हैं तो राज्यसभा उनमें केवल 14 दिनों तक उन्हें रोक सकती है। 14 दिनों तक उसको चाहे तो अमेंड कर सकती है, चाहे पास कर सकती है, या चाहे उसको गिरा सकती है, मतलब असफल कर सकती है, उसके खिलाफ वोट कर सकती है। लेकिन हमारे संविधान के हिसाब से इसमें व्यवस्था दी गई है कि केवल 14 दिन का इनको टाइम मिलेगा। 14 दिन में अगर इन्होंने पास नहीं किया या इसको गिरा दिया, तो उसके बावजूद ही ये डीम्ड पास माना जाता है। तो मनी बिल को छोड़ के बाकी सब कुछ वही रहता है, जो कि लोकसभा को जितनी पावर है उतनी पावर है राज्यसभा को है। तो आज इस पे, चूंकि आज गठन था इसलिए इस पे चर्चा करनी जरूरी थी। दूसरी खबर पे हम चर्चा करते हैं कि कोरोना का जो संक्रमण है वो बहुत भयावह हो गया है। इसकी बहुत ही विकराल स्थिति हो गई है। और जो अभी तुरंत खबर आई है, अभी मेरी पीपीटी बनाने से पहले 90,000 केस मिले थे, और अभी खबर आई है कि 93,000 हो गए। यानी ये संख्या, जिस वक्त पिछले साल कोरोना आया था और यहाँ लॉकडाउन लगा था, उस समय भी इतनी संख्या नहीं आई थी। 95 संख्या, मतलब ये डरावनी संख्या है। हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं, और फिर आशंका हो गई है कि क्या फिर इस देश में लॉकडाउन लगेगा। अभी महाराष्ट्र के कुछ जिलों में, मध्य प्रदेश के और पंजाब में कुछ शहरों में लॉकडाउन लग गया है, रात का कर्फ्यू लग गया है। और दिल्ली में भी जैसे आज करीबन 3600 केस आए हैं, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में अभी स्थिति कंट्रोल में है, हम लॉकडाउन नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन अगर यही स्थिति रही तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन की स्थिति आएगी ही। लेकिन हम सभी को, सभी देशवासियों को इस बात में ध्यान रखना चाहिए कि सावधानी बरतें, और कम से कम हम भीड़ का हिस्सा न बने, नहीं तो फिर स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, स्थिति हाथ से निकल जाएगी। जर्मनी में आज एक खबर आई है कि चूंकि वहाँ पिछली बार सबसे ज़्यादा लोग मरे थे, जर्मनी में, टर्की में और इराक में, टर्की और आपका जर्मनी और इटली में सबसे ज़्यादा लोग मरे थे। तो इसलिए इस बार जब ये वहाँ लॉकडाउन आया और वहाँ के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि आप घरों से बाहर मत निकलिए, लॉकडाउन मानिए, लेकिन लेकिन वहाँ के लोग नहीं मान रहे, क्योंकि उन लोगों को अब अपनी सरकार पर विश्वास नहीं रहा, और वहाँ पे एक अजीबोगरीब माहौल वहाँ पैदा हो गया है। और ये हो सकता है कि जर्मनी की हालत खराब हो। पिछली बार आपने देखा होगा कि फ्रांस के लोग भी सड़कों पर उतर आए थे, उन्होंने सरकार का कहना मानने से मना कर दिया था।
तो ये स्थिति इस समय जर्मनी की हो गई है। आज एक अजीबोगरीब खबर आई है कि दिल्ली में एक व्यक्ति ने, वो कबाड़ी का काम करता था, उसने अपने घर से निकल के उसके घर के पास जो मंदिर था वहां पत्थर फेंके और वहां मूर्तियां तोड़ दी, और आज उसको पुलिस ने पकड़ लिया। जब उसको पुलिस ने पकड़ा तो पूछा कि भाई आपने मंदिर क्यों तोड़ा, क्योंकि अगर वो दूसरा समुदाय का होता तो फिर ये दंगा हो सकता था या इसको दूसरे रूप में प्रस्तुत किया जा सकता था, लेकिन वो भी हिंदू था। तो उसे पूछा गया कि भाई आपने मंदिर क्यों तोड़े, तो उसने बताया कि वो भगवान से बहुत नाराज है, क्योंकि कबाड़ी का काम करते हैं, बोलते हैं कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली, कबाड़ी का काम करना पड़ा। तो उस तरह से ये एक ऐसी समस्या है कि जिसका कोई हल नहीं है, कि भगवान से नाराज है। असल में नाराजगी तो अपने लोगों से होनी चाहिए। कि हमारे देश में लगभग हमारे यहाँ 35% युवा हैं, और हम 40-45 साल तक की उम्र के लोगों को देखो तो उनकी संख्या 65% बन जाती है। और लॉकडाउन में लगभग लगभग 12 करोड़ लोगों की नौकरियां गई है, हम नहीं दे पा रहे उनको नौकरियां। तो इसलिए हर आदमी, हर युवा इस समय नाराज है, हर युवा इसमें गुस्से में है, नौकरी ढूंढ रहा है। और वो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे आप देखें तो वो अभियान भी चला रहा है, रोजगार दो करके अभियान चल रहे हैं। तो ये एक गुस्सा था, क्योंकि वो सरकार से गुस्सा नहीं निकाल सकता है, प्रशासन से गुस्सा नहीं निकाल सकता है, तो उसने अपना गुस्सा भगवान से निकाला, क्योंकि भगवान है, मूक है, भगवान ही सुन सकते हैं। तो ये एक, ये बड़ी विचित्र स्थिति आज थी। तो आज मेरे ख्याल से इतना ही। कल हम आपसे फिर दोबारा मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वारी हो मुझे ज़रूर लिखें, अपने कमेंट भेजें। मैं आपसे कल मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।